हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 4। और इस पार्ट के अंदर ही हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल डिसीजन जो है फाइनेंशियल डिसीजन ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया है लास्ट वीडियो में कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमारा आज का होगा चैप्टर उसके अंदर हम लोग हमारा डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी ही स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं, मैंने अपलोड कर रखी है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आज ये कवर हो जाएगा, तो इसके साथ आपके 4 चैप्टर जो है कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट 2 बचे हुए जो है वो भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। बस एक इन्फॉर्मेशन और कि ये वीडियो जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बच्चों के लिए अच्छी है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वालों को चाहिए कि ये नोट्स जो है वो भी हिंदी में होने चाहिए, तो ये नोट्स अगर उन्हें हिंदी में चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक, मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने हिंदी में पूरा प्रॉपर ये बिजनेस स्टडी जो है समझा रखी है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज उसके अंदर प्रॉपर हिंदी में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिविडेंड डिसीजन। देखो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। एक कंपनी जो है, कंपनी अपना एक प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। उस प्रॉफिट जो वो अर्न करती है उस प्रॉफिट को वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक जो वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है। और एक जो वो डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, उसे हम लोग अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉफिट। क्लियर? आप लोगों को ये वर्ड आराम से पता चल गया होगा कि अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो है वो हमारा इनकम मेथड के अंदर आता है, नेशनल इनकम के अंदर। यही जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर? और ये जो शेयर होल्डर को हम पैसा बांट देते हैं, इसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्लियर? तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। क्लियर? अब ये थोड़ा सा लिखे हुए पे आ गया तो इसको मिटा देता हूं ताकि आराम से पढ़ा सकूं। चलो, डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, जो किसको बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को। एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच शुड इट रिटेन्ड। इसलिए मैंने कहा ना कि जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। तो कितना पैसा शेयर होल्डर को बांट देना और कितना हमें रिटेन करके रखना है, ये बहुत ही जरूरी होता है एक कंपनी के लिए डिसीजन बनाना। द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। यानी कितना डिविडेंड देना है, कितनी रिटेन्ड अर्निंग रखनी है, इस बात को वो बिल्कुल डिसीजन लेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए रहेगी कि वो जो ये पोर्शन बांट रही है डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग के बीच में, इससे जो शेयर होल्डर है, जो हमारा शेयर होल्डर है, उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। देखो यहां पर भी वही दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि वो बांट देगी वो डिविडेंड कहलाता है, जो नहीं बांटेगी वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहली बात है अर्निंग, सीधी बात है अर्निंग। अगर किसी कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी, स्टेबल होगी, लगातार आती रहेगी, यानी कि लगातार आने वाली इनकम होगी, स्टेबल इनकम होगी, तो वो क्या करेगी, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, वो ज़्यादा डिविडेंड देगी, वो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, अर्निंग आए जा रही है। ठीक है, करेक्ट। और ये जो डिविडेंड है वो दिया भी कैसे जाता है, करंट और पास्ट की अर्निंग में। तो अगर उसकी अर्निंग हमेशा से ही अच्छी स्टेबल अर्निंग है उसकी, तो वो हाई डिविडेंड दे देगी। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जो ये गॉड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे गुड होना चाहिए था, ये गॉड कंपनीज नहीं होगा, ये गुड कंपनीज होगा। ठीक है, ये वर्ड जो है वो गुड कंपनीज होगा।
देखो क्या होता है कि जो बहुत सारी कंपनियां होती है ना, वो फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। जैसे कि मान लो कि उन्होंने ये फॉलो कर लिया कि आपका 5,000 का डिविडेंड है, तो अगर आपका 5,005 रुपए आ रहा है, ठीक है, 5,005 रुपए आ रहा है कम टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए, बस ये 5,005 कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए, तो वो ये 5 रुपए आपको नहीं देगी, वो एक स्टेबल 5,000 का हिसाब किताब लेके चलती रहेगी। ठीक है, अगर स्मॉल पोर्शन चेंज आता है तो, या फिर या तो स्मॉल पोर्शन चेंज हो, स्मॉल पोर्शन, या जो चेंज आया है वो कितने महीनों के लिए हो, 3 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, ये छोटा सा चेंज हो, तो भी वो ध्यान नहीं देगी उस बात पे। ठीक है, कि साल भर की आपकी एवरेज कितनी बन रही है, 5,000, लेकिन आपका जो 2 महीने 2 हफ्ते का एवरेज था, वो 2 हफ्ते का एवरेज आपका 5,010 रुपए बन रहा था, तो वो 10 रुपए में ध्यान नहीं देगी, वो आपको 5,000 ही देगी। तो पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, द डिविडेंड पर शेयर नॉट अल्टर्ड और चेंज इन केस अर्निंग चेंज बाय स्मॉल प्रोपोर्शन, मैंने कहा स्मॉल प्रोपोर्शन, और इंक्रीज इन अर्निंग इज टेम्पररी इन नेचर, यानी कि ये जो 5 रुपए बढ़े, ये 3 महीने के लिए बढ़े, 2 हफ्ते के लिए, फिर दोबारा से उसी पे आ गए आप, तो टेम्पररी है नेचर में, तो भी वो चेंज नहीं करेगी। क्लियर? देन आता हमारा ग्रोथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ बोल रहा हूँ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। देखो अगर किसी कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करना है, कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करना, तो जो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, उसको फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। सो दैट मीन्स उसको रिटेन्ड अर्निंग जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनी अपने आप को अगर एक्सपेंड करना चाहती है, तो इस केस में वो क्या करेगी, अगर उसे रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखनी है, तो वो डिविडेंड को क्या कर देगी, वो डिविडेंड, सॉरी, वो डिविडेंड को कम कर देगी। डन? In case there are growth prospect for a company in near future, then it will retain its earning, thus no or less dividend will be declared। तो या तो डिविडेंड को कम कर देगी या तो बिल्कुल ही नहीं देगी। देन अगेन वही वाली बात आ जाती है जो हमने सबसे पहले बात की अर्निंग की, वही बात आ जाती है, उसी का एक एक्सटेंशन आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो डिविडेंड देने का मतलब क्या है, मैं एक कंपनी जो है जब वो डिविडेंड पे कर रही है, तो दैट मीन्स जो उसका कैश है वो क्या हो रहा है, वो आउटफ्लो हो रहा है, वो आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर कंपनी के पास एडुकेट कैश है, यानी कि इतना कैश है कि भाई वो आउटफ्लो कर देगी तो भी वो अपने आप को चला सके, तो ही वो डिविडेंड देगी। ठीक है, अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो रिटेन्ड कर लेगी उसको, वो अभी डिविडेंड को पे आउट नहीं करेगी। ठीक, देन आता है हमारा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो क्या होता है, काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं या ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी मेजर इनकम जो होती है वही डिविडेंड ही होती है, वो डिविडेंड के ऊपर ही अपना पूरा खर्चा चलाने के लिए रुके हुए होते हैं। तो कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि उसके जो शेयर होल्डर्स है उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहते हैं कि कंपनी रिटेन करके ग्रोथ करे या उसे डिविडेंड देकर बात खत्म करे। अब जिसकी सोल इनकम ही ये डिविडेंड है, वो तो यही कहेगा ना भाई मुझे डिविडेंड दे दो, बात खत्म। ठीक, तो इन केस शेयर होल्डर डिजायर फॉर डिविडेंड, देन द कंपनी में गो फॉर डिक्लेयरिंग द सेम, यानी कि अगर वो चाहता है कि उसे डिविडेंड दिया जाए तो कंपनी उसे डिविडेंड देगी। देयर देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर हु डिपेंड अपॉन द रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, यानी उनके लिए ये डिविडेंड ही जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी। ठीक, देन आता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। देखो ये टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के अंदर भी पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी पढ़ा था ये। ठीक है, तो अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़ा था ना, जहां पर हम लोगों ने इक्विटी किया था, कहते हैं, है ना, इक्विटी के बारे में बात की थी कि अगर हम ट्रेड ऑन इक्विटी करते हैं तो क्या होगा, ट्रेड ऑन इक्विटी, याद होगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, तो वही वाली बात है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है कि कंपनी का जो ये होता है कि अगर कंपनी जो है वो डेट से पैसे उठाती है, डेट से पैसे उठाती है, तो डेट के ऊपर वो क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। और इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, याद है आप लोगों को पूरा मेथड मैंने करवाया था। लेकिन ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है इस पे टैक्स लगता है, डिविडेंड पे क्या लगता है, टैक्स इंक्लूड होता है। तो अगर कहीं पर हाई टैक्स है, हाई टैक्स है, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो कोशिश करेगी कि वो ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट के तौर पर निकाल दे, क्योंकि इंटरेस्ट के तौर पर निकाल देगी तो उसका टैक्स फ्री हो जाएगा। पर अगर कहीं पर लो टैक्स है तो वो सोचेगी कि चलो डिविडेंड ही दे देते हैं। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इट। इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, द कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस बाय द वे ऑफ डिविडेंड, यानी कंपनी जो है डिविडेंड कम देना चाहेगी। वो कहेगी आप डेट लेकर के आओ, हम इंटरेस्ट दे देंगे आपको, वो डिविडेंड कम देना चाहेगी। ठीक,
और लेकिन अगर टैक्स रेट कम है तो कहेगी भाई डिविडेंड ही ले लो। देन 7th है हमारा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। देखो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ाती है तो ये क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़ होती है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर क्या देखेगा, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप तो यही देखोगे ना कि कहाँ से आपकी गुड रिटर्न आ रही है, कहाँ से आपकी गुड रिटर्न आ रही है। गुड रिटर्न का मतलब आपके पास गुड डिविडेंड आ रहा है। गुड रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि आपके पास डिविडेंड अच्छा आ रहा है। तो ज़्यादा, और गुड डिविडेंड का मतलब क्या है कि भाई ये जो इन्वेस्टर है इसके जो शेयर होंगे उसका मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यही बोला हुआ है कि इंक्रीज इन डिविडेंड, अगर मैं डिविडेंड इंक्रीज करूंगा तो वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, और इससे क्या होगा, मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो बढ़ जाएगा स्टॉक मार्केट में। जबकि अगर एक कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती है तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में कि अगर आप डिविडेंड बढ़ाओगे तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, अगर डिविडेंड घटाओगे तो मार्केट प्राइस घटेगा। देन होता है 8th, लीगल कॉन्सेंट्रेंट्स यानी पाबंदियां। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल अर्निंग्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्व। ठीक है, दिस लिमिट द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। यानी कि जो हमारी कंपनी का एक्ट है वो ये कहते हैं कि अगर आपके टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट मान लो 100 रुपए का हुआ है, तो आप ये 100 के 100 जो है एज अ डिविडेंड यूज कभी कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इस 100 को दो पार्ट में बांटना ही पड़ेगा, एक आपका डिविडेंड का और एक आपका रिटेन्ड अर्निंग का, क्योंकि इसी रिटेन्ड अर्निंग में आप कई सारे क्या बनाओगे, रिजर्व्स बनाओगे। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि की टर्म्स टू क्रैक केस स्टडीज आ गया। दैट मीन्स ये चैप्टर हो गया है फुल्ली कंप्लीट। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं तो बोलता रहता हूँ, आप लोग करते ही नहीं हो। और जल्दी मैं अपना फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर के साथ आऊँगा। बाकी मैं प्लेलिस्ट के काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये जो मेरी बिज़नेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट है ये भी देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हैं। अगर उनको प्रेफर करना है, उसको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए फ्लेमिंगो की बना रखी है पूरी प्लेलिस्ट, तो आप वो भी देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने विस्टार्स की भी बना रखी है। अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल है, ये जो है मैंने आपको बता ही रखा है कि ये सपोर्ट मटेरियल है किसकी, दिल्ली गवर्नमेंट की। तो दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर ये की, चाहे की टर्म्स टू क्रैक स्टडी हो गया, या बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप आराम से पढ़ सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी बी सेफ, स्टे सेफ एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर योर टाइम।